आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है कि आखिर बुलंदशहर में किसकी है बुलंद साजिश। बीते वक्त के साथ दरअसल बुलंदशहर में हर हुए जो तशद्दुद को लेकर के सरगर्मी बढ़ती जा रही है। पहले जहां पर मामले में साजिश या सियासत का सवाल उठ रहा था, तो आज यूपी पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह ने मामले को बड़ी साजिश करार दिया, जिसने सवाल खड़े कर दिए कि अगर पूरा मामला साजिश है तो साजिश करने वाले कौन है, उनका मकसद क्या था। क्या इंस्पेक्टर सुबोध का कत्ल करने के लिए ही पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। इधर मामले में एक ट्विस्ट उस वक्त आ गया जब बजरंग दल के जिला कन्वीनर और मामले के कलीदी मुलजिम योगेश राज ने अपना एक वीडियो जारी करके एक तरफ तो खुद को बेकसूर करार दिया, वहीं उसने पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसी बीच शहीद सुबोध के अलावा मरने वाले दूसरे शख्स सुमित का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो पुलिस पर पत्थरबाजी करता दिखाई दे रहा है। इधर मामले पर सियासी रद्द अमल भी लगातार जारी है। अपोजिशन से लेकर के खुद यूपी सरकार में वजीर बजरंग दल, वीएचपी और आरएसएस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो बीजेपी बचाव कर रही है। तो सवाल यह है कि आखिर बुलंदशहर में किसकी बुलंद साजिश है। तो क्या वाकई बुलंदशहर में तशद्दुद सोची समझी साजिश थी। और सवाल यह भी कि योगेश राज को आखिर कब पकड़ेगी यूपी पुलिस और इंस्पेक्टर सुबोध को आखिर कब मिलेगा इंसाफ। और सबसे बड़ा सवाल यह कि बुलंदशहर में बवाल का सच क्या है। पूरे मौके पर हम तफसील से बात करेंगे और हमारे साथ जुड़े का खास पैनल भी। पूरे मामले में कई तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जैसे ही ये मामला सामने आया एक वीडियो भी दिखाई दिया और वहां पर जो चश्मदीद थे वो भी ये कह रहे थे कि बजरंग दल का जो लीडर है योगेश राज, वही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है और उसी ने बाकायदा साजिश रची। योगेश राज को लेकर के एफआईआर भी दर्ज हुई, 27 लोगों के लिए नामजद जो है एफआईआर दर्ज हुई और 60 नामालूम के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक सिर्फ और सिर्फ 4 मुल्जिम ही लगे हैं, बाकी के मुल्जिम पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। यहां तक कि कलीदी मुल्जिम पुलिस की गिरफ्त में तो नहीं आ पाया, लेकिन आज उसने वीडियो जारी करके खुद को बेकसूर बताया है। उन सब के बीच अखलाक केस से भी जोड़ करके इसको जो देखा जा रहा है उसकी क्या सच्चाई है, यूपी के कानून निजाम को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर किस तरीके से बात होनी चाहिए, ये तमाम चीजें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर रोली मिश्रा जी हैं, तो वहीं हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट दिनेश शर्मा जी हैं। इसके अलावा हमारे साथ और भी दूसरे खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका पहले तो बहुत बहुत इस्तकबाल है। और रोली मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और जैसा कि हमारे शो का फॉर्मेट है कि हम अपने शो के पहले हिस्से में 2-2 मिनट के लिए अपने मेहमानों के पास जाते हैं, 2 मिनट के लिए मैं आपके पास आऊंगा। पूरे मामले को अपोजिशन किस तरह से देख रहा है और समाजवादी पार्टी इसमें क्या एंगल तलाश रही है। क्या सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था, कानून निजाम ही ध्वस्त है, कुछ चरमराया हुआ है, या फिर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम भी देख लेते हैं आप, या कोई साजिश भी देख लेते हैं आप। साउथ जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लगभग देश की राजधानी से कुछ दूर पर एक जाबाज पुलिस वाले को मार दिया जाता है और उस पुलिस वाले को जब मारा जाता है तो वहां आसपास कोई पुलिस वाला वीडियोस में देखने नजर नहीं आ रहा। वहीं से दूर आप कहीं पर एक समुदाय का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें जो डीजी हैं वो दावा कर रहे थे कि वहां हजारों पुलिस वाले वहां मौजूद थे। अगर हजारों पुलिस वाले मौजूद थे तो वो वहां क्यों नहीं पहुंचे। ये देश की विडंबना है, ये प्रदेश की विडंबना है कि जिस समय यह घटना हो रही थी उस समय इस देश के, इस प्रदेश के सूबे के जो मुखिया थे वो कहीं हैदराबाद का नाम परिवर्तन की बात कर रहे थे, कहीं वो चुनावों में लगे हुए थे और शाम को आकर के वो लाइट एंड साउंड शो देखते हैं। आपने किंवदंती सुनी होगी कि जब रोम जल रहा था तो नीरव बांसुरी बजा रहा था। इतनी ज्यादा असंवेदनशीलता जब इस देश के मुखिया और प्रदेश के मुखिया के अंदर है और देश के मुखिया जाकर के प्रियंका की शादी में जाकर के वहां पर हंस रहे हैं, हट्टास कर रहे हैं और वही देश का एक जाबाज मार दिया जाता है। कहीं कोलाहल है, कहीं वितृष्णा है, कहीं लोग दुखी हैं, कहीं परेशान हैं, मॉब सड़कों पर है। तो उसके बाद किया क्या जा रहा है, ये पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो ध्वस्त हो चुकी है। और दूसरी चीज साउथ जी जो मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी दंगा स्पेशलिस्ट है।
और जब जब चुनाव आते हैं, 2019 का चुनाव करीब है, जो 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं, एक राज्य बचा है राजस्थान, उसमें भी चुनाव कल हो जाएंगे। तो जो दंगे परसों चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें भी ये लोग इनको पता चल गया है एक तरीके से कि ये हारने वाले हैं। और अब जो उसके सीमा से लगा हुआ जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें कहीं ना कहीं आपसी वैमनस्य से फैलाकर हिंदू और मुसलमान की कोई साजिश रच करके ये लोग कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और 2019 को अपने पक्ष में करने के लिए ये बात रखना चाहते हैं। मैं आता हूं, चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख ली 2 मिनट में। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त बीजेपी के लीडर, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए रोहित चहल साहब भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत इस्तकबाल रोहित साहब। और मैं आपके ही पास सीधे आ जाता हूं जवाब लेने के लिए कि जब रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। यही कुछ क्या इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है? क्योंकि वहां पर अगर उत्तर प्रदेश में हालात खराब हैं और योगी जी तेलंगाना और राजस्थान पहुंच रहे हैं, इन सब के बीच में सवाल यह भी है कि आखिर इंस्पेक्टर सुबोध को इंसाफ कब मिलेगा? अब तक 4 मुल्जिमीन से आगे की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? साहू जी, सबसे पहले तो मैं जो वो परिवार जो वहाँ पर घटना घटी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही, और जो परिवार के लोग हैं मैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। और इस तरीके की घटनाएं पूरे किसी भी देश के किसी भी कोने में हो, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे ही घटना घटी उसके बाद तुरंत एसआईटी कमेटी की गठित किया गया, एसआईटी बनाई। उसके एसआईटी गठित होते ही 4 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। और जिस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी उसको कंट्रोल करने की पूरी जिम्मेवारी थी, उसको कंट्रोल किया गया और लगातार वहाँ पे सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने का काम वहाँ की सरकार ने किया। और मैं एक बात यहाँ पर बिल्कुल एश्योरिटी करना चाहूँगा कि देखिए जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये आप मान के चलिएगा। 0% टॉलरेंस पे उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मैं अभी जूही, मेरी बड़ी बहन जो जूही जी बोल रही थी, जूही जी को मैं सुन रहा था, जूही जी ने बड़ी अच्छी बात कही। हाँ, रोम मुजफ्फरनगर जल रहा था लेकिन सफाई के अंदर ठुमके लगवाए जा रहे थे। देखिए जिस तरीके के पिछले हालात रहे पूरे, अगर दंगों की बात करें, दंगों की सरकार थी, सरकार में दंगे थे अखिलेश जी के, पता नहीं 7,000 से ज्यादा दंगे अखिलेश जी के और मुलायम जी के राज के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुए। अभी अगर हम मैं आपकी बात कर रहे हैं और पार्टी विद द डिफरेंस की बात कर रहे हैं, योगी जी की बात कर रहे हैं, कि स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहे हैं, तो फिर क्यों हो रहा है? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, धन्यवाद आपका उस चीज के लिए। देखिए मैं ये बात कहना चाहूंगा, अखिलेश जी, जूही जी यहाँ बैठे, अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो क्या कहते हैं, जो एनकाउंटर्स आज हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वो फेक हैं। देखिए उन एनकाउंटर्स के अंदर, जिसके अंदर जूही जी ये जो राउंड है ना, ये राउंड सुन लीजिए, देखिए सच्चाई सुन लीजिए। देखिए 1300 से ज्यादा एनकाउंटर होते हैं, उसके अंदर हमारे 5 जो शहीद होते हैं पुलिसकर्मी और 250 करीब पुलिसकर्मी उसके अंदर घायल होते हैं। उनको फेक बता रहे हैं अखिलेश जी, और अखिलेश जी उनके परिवार के साथ मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग बेचारे उसके अंदर शहीद हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और हमारा 0% टॉलरेंस है, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा जो है आपसे जिम्मेदारी भरे जवाब की ज्यादा उम्मीद थी। 2 मिनट का वक्त था, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा का वक्त आपने पिछली सरकारों को कोसने में लगा दिया। मैं आ रहा हूं रोली जी, आपके पास आऊंगा। लेकिन देखिए 4 लोगों की गिरफ्तारी की बात, एसआईटी तश्कील की बात, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में क्या हुआ? 4 लोगों की गिरफ्तारी कल सुबह, कल दिन में ही हो चुकी थी। उसके बाद से भी 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब तक क्यों नहीं, अब तक उसके बाद आगे क्यों नहीं केस बढ़ रहा, प्रोग्रेस रुक क्यों गई? बहुत सी चीजें मैं इसको भी जरा समझूंगा। लेकिन हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर आईपीएस सीपाल सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। सीपाल साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, मैं आपके पास भी आऊंगा। लेकिन दिनेश सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। इस पूरे मामले में देखिए सियासी एंगल क्या तलाशा जा रहा है कि कानूनी निजाम दरहम बरहम है और योगी जी बाहर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, स्टेट पर कम फोकस कर रहे हैं। यह बात कही जा रही है अपोजिशन की तरफ से। क्या वाकई ऐसे मामलों में सियासी दखल होता है? क्योंकि अभी पुलिस भी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है, लेकिन साजिश है तो क्या सियासी साजिश है? देखिए, मैं पहले तो अपने बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हैं एक थोड़ा सा निवेदन करूंगा, किसी भी दंगे को किसी भी दंगे से जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। अखिलेश जी के टाइम में क्या हुआ, आप अपना टाइम देखिए, आपके टाइम में क्या हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कोई है नहीं। आपको पता था 7, 8, 10 लाख मुस्लिम वहां पे आ रहे हैं, नमाज अदा करेंगे। उससे आप कहते हैं हजारों पुलिस वाले वहां थे। उसके बाद थोड़ी दूर पे ही वहां घटना घट जाती है। एक पुलिस इंस्पेक्टर जो शहीद हो गया देश के लिए, उसकी सिस्टर कह रही है कि हाँ भाई ये पुलिस के प्रशासन की वजह से मेरा भाई मरा है। बड़े दुख की बात है। और मैं देख रहा था शहीद के जनाजे में एक भी यूपी का मंत्री नहीं था। कितने शर्म की बात है कि ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है।
इसमें कोई शक नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। ये मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि वहां हिंदू मुस्लिम ऐसा दंगा नहीं भड़क पाया जो कि ये चाह रहे थे। जब उनको पता था, प्रशासन ने परमिशन दे रखी थी कि इतना बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, उससे कुछ ही दूरी पर वहां गो मांस की अफवाह फैला दी जाती है कि उससे लगे कि शायद इन मुसलमानों ने गो मांस वहां डाला होगा। उसके बाद जैसे ये तांडव हुआ है, एक नंगा नाच वहां पे हो रहा था, पुलिस वाले थे नहीं, इंस्पेक्टर सुबोध वो इंस्पेक्टर लेवल के थे जो शहीद हुए, उनका कोई पीएसओ नहीं था, उनका ड्राइवर नहीं था। ऐसा लगता है कि जानबूझ के उनको दंगाइयों के आगे कर दिया कि भाई इसको शहीद ही करवा दिया जाए, इसको मरवा दिया जाए। और जहां तक साजिश की बात है, अब आपके, मैं अभी मंत्री जी को सुन रहा था, आरएसएस, बीएसपी और वो तो बीजेपी के लिए भी कह रहे हैं ये उनकी घृणा साजी थी, क्योंकि आने वाले टाइम इलेक्शन का दौर है, ये हिंदू मुस्लिम दंगा भड़कवा सकते हैं। हमें इनसे सतर्क रहना चाहिए और हमें हर इंसान को सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर कोई शहीद हो गया, वो इतना इनोसेंट बंदा था, उसको ऊपर 3 बार पहले भी अटैक हो चुका था, जो कि उनकी बीबी और उनकी सिस्टर ने बताया है। ठीक है। तो वो बड़े मुश्किल से बचे थे और अब आखिर में उनकी बलि चढ़ा दी गई। बहुत अहम बातें आपने कही, हम जरा उस पर भी तफसील से जाएंगे। और यूपी सरकार में वजीर राजभर साहब भी जो सवाल उठा रहे हैं, जिसका जिक्र आपने किया, वाकई उस पर भी बात करनी जरूरी है। लेकिन सिपाल सर, मैं आपके पास आऊंगा कि इस पूरे मामले को हम किस तरह से देखें। हमने कल ही देखा था, कल ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो यह बात कही गई कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब तक उस पूरे मामले पर डेवलपमेंट एक तरह से रुक गया है, प्रोग्रेस रुक गई है और सिर्फ बयानबाजी आ रही है और नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या पुलिस की जो कार्रवाई है वो किसी दबाव में आकर के रुक गई है, किसी वजह से गिरफ्तारियां नहीं हो रही, या फिर गिरफ्तारी होना बड़ा मुश्किल लग रहा है? क्या बात दिखाई दे रही है आपको सर? सिपाल जी। जी सिपाल सिंह जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं सर, क्या आप तक आवाज आ रही है? किससे? जी 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 बताएं। बहुत का आवाज पता है, मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी हाँ बिल्कुल, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं सर। आवाज नहीं आ रही। जी हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं सर कि जो हमने कल ही सुना था कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद जो एक तरह से प्रोग्रेस रुक क्यों गई है? ऐसा क्यों लग रहा है कि उसमें अभी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? बयान आ रहे हैं, पीसीज हो रही हैं, मीडिया में बाइट्स दी जा रही, लेकिन पुलिस के डेवलपमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है अब तक। मैं इस सिलसिले में ये पहले बताना चाहता हूं कि इस किस्म के माहौल में जो माहौल पिछले कुछ महीने से या कुछ एक साल से क्रिएट हुआ है, कॉ विजिलेंट का जो रिलैक्सेशन है, लैक्सिटी दिखाती है पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन, उससे इनके हौसले और बढ़े जा रहे हैं। और उसका ये अफसाना है कि पुलिस ऑफिसर को ही मार दिया गया। सबसे पहली बात है कि लॉ एंड ऑर्डर में किसी की भी साइड ना लेते हुए लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, एब्सोल्युटली इम्पार्शियल। अगर इम्पार्शियल सर, आप ये बात जो कह रहे हैं और एक बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कहीं क्या आपको लग रहा है कि इम्पार्शियल नहीं है और कहीं ना कहीं किसी की साइड ली जा रही है? नहीं, इंक्वायरी के लिए नहीं मैं कह रहा, मैं ऐसा कह रहा होना जो चाहिए। अच्छा, एनवायरमेंट क्रिएट की गई, एनवायरमेंट जो क्रिएट हुआ है, जो यहाँ पे माहौल क्रिएट हुआ है पिछले कुछ महीनों से, उससे लगता है कि जैसे लोगों को यह लगता है कि इम्पार्शियल नहीं होता, किसी की साइड ली जाती है। कॉ विजिलेंट का केस है, उसको लैक्सिटी से देखा जाता है, तो उससे लोगों के हौसले जो है, इनके जो मिस्चीवियस एलिमेंट हैं जो ये करना चाहते हैं, उनके हौसले बढ़ जाते हैं। अब सवाल है इस केस का। इस केस में मैं ये समझता हूं कि अभी ये बहुत ही जल्दी है कहना कि इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही या दबाव में आ रहा है। मैं तो समझता हूं कि ये केस जो है बड़ा सीरियस है पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस का अपना ही एक SHO मारा गया, तो इसको लैक्सिटी तो नहीं देंगे, पुलिस वाले खुद ही नहीं लैक्सिटी देंगे। लेकिन यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी तो जो अक्यूज जिसका नाम लिया जा रहा है, जो बजरंग दल का है, जिसको गिरफ्तारी नहीं किया है, उसका नामजद है, वो उन बहुत से 23 आदमियों के लिए 26 उसका नामजद है। उससे पहले ही बजरंग दल के लीडरों ने कहना शुरू कर दिया कि वो मुजरम नहीं है। अरे भाई, इंक्वायरी तो होने दो, वो एक नामजद है, उसकी जब गिरफ्तारी होगी, इंक्वायरी होगी, फिर जाके पता चलेगा कि वो वाकई मुलजम है कि नहीं।
ठीक है। आपने पहले ही उसका हौसले बुलंद करने छोड़ नहीं जी, वो नहीं है सर, हम इससे कोशिश ये कर है रहे थे जो कि ये लोग बजरंग हैं, दल ये का असर कोई डालना नुमाइंदा चाहते या हैं फिर इंक्वायरी उनकी के तरफ ऊपर। से ये भी वो नहीं है कोई जी, वो हमारे खुश साथ नहीं है, पैनल में वो मौजूद नहीं है जी, अपनी वो बात रख खुश सका, नहीं है। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो नहीं आ पाए हमारे साथ। लेकिन ये सवाल तो वाकई बनता है कि पहले से ही क्लीन चिट क्यों दी जा रही है। लेकिन रोहित चहल साहब देखिए, पहले राउंड में तो हमने 2-2 मिनट की बात कर ली, लेकिन रोहित चहल साहब देखिए, सवाल देखिए आप पर ही उठ रहे हैं कि आखिर क्या वाकई योगेश राज को शह दी गई, उसी की वजह से उसके हौसले बुलंद हुए? एक बात। और दिनेश सर ने भी कई बातों का जिक्र किया कि आखिर जब ये पूरा मामला पेश आया, इंस्पेक्टर सुबोध के सर में गोली लगी, तो फिर उससे पहले के जो सर्कमस्टांसेस थे वो कई तरह के शक पैदा कर रहे हैं। यूपी के कानून निजाम को लेकर के शक पैदा हो रहा है। शहीद सुबोध के आखिरी रसूमात के वक्त यूपी सरकार का कोई वजीर तक वहां पहुंचने को गवारा नहीं करता। आखिर क्या है, क्या संजीदा नहीं है इस पूरे मामले को लेकर के यूपी पुलिस, यूपी गवर्नमेंट? देखिए, अभी मैं सर की बात सुन रहा था। अगर आप सर की बात समझे और उनकी बात में कितनी बड़ी बात कही। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसका एक दमदार और जोरदार, एक मैं कहूँगा कि जो वहाँ पर शहीद हुए हैं सुबोध जी, मेरा उनको सलाम है। और जो आज उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो बिल्कुल 0% टॉलरेंस पे काम कर रही है। अगर अपराध की बात करें तो आप मान के चलिए उनको अपना काम करने देना चाहिए। देखिए, मुझसे प्रश्न किया गया, एक एमएलए अगर रेप केस में जो है मुलविस होते हैं तो कितनी मुश्किल से उनकी गिरफ्तारी होती है और कितना कम दबाव रहता है पुलिस पर, वो हम देख चुके हैं। हम यही तो पूछ रहे हैं, अगर आपने रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है। तो मुझे उत्तर देने दीजिए। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छी बात बोली। देखिए साउथ जी, रोली जी, देखिए मैं जवाब ले लूं क्योंकि उनकी जवाबदेही ज्यादा है, उन जवाब लेकर मैं आपके पास आता हूं। देखिए, मैं तो बड़ी गंभीरता से, क्योंकि विषय ऐसा है इसमें गंभीरता से बात होनी चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 1300 एनकाउंटर होते हैं तो उसके ऊपर सवाल कौन उठाता है? जब अपराधियों को जमीन के नीचे या उसके बाहर, स्टेट्स के बाहर भेजा जा रहा है तो दिक्कत किसको होती है? अखिलेश जी को क्यों दिक्कत हो रही है? अपराधियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जा रहा। फेक एनकाउंटर है जिसमें 5 पुलिस के कर्मी शहीद हो गए, तो आप उसको फेक कह रही है? आप उनके परिवार वालों के ऊपर सवाल उठा रही है, उनकी शहादत के ऊपर सवाल उठा रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। वो 250 लोग जो पुलिस के कर्मी घायल हुए वो फेक है। रोली जी, शर्म आनी चाहिए। माफी मांगिए, माफी मांगिए। रोहित चहल साहब, आप 250 लोग जो है ना गोली खाई है जिन्होंने, वो फेक हो गए। फेक तो आपके नेता है, जनता ने नकार दिया आपके नेता को। रोली जी एक सेकंड, नहीं लेकिन रोहित चहल साहब, आप बार बार एनकाउंटर्स की बात, क्या आप इस पूरी डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल सर, अगर आप डिरेल नहीं करना चाहते तो इस मुद्दे पर बात कीजिए, इस मुद्दे पर मुझे जवाब दीजिए। ऊपर ही मैं बात कर रहा था। आप मुझे कहां लेके गए वो आप देखिए, और रोली जी कहां लेके गई दूसरी बात। मैंने तो और मैं कहूं तो मुलायम सिंह जी यादव जी थे। अरे मुलायम जी यादव जी थे जो ये कहते थे अरे बच्चे हैं, गलती हो गई, बलात्कार अरे कर दिया तो कोई बात नहीं। मैं तो यही बात कह रहा हूं आपको। अरे आप, अरे मैं जवाब दे रहा हूं। आज मुजफ्फरनगर में जब दंगे होते हैं ना तो हाई सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है कि भैया हिंदू हैं वहां पर, उनको भी मुआवजा दे दीजिए। आप कब तक इस तरीके की राजनीति करते रहेंगे? और बिल्कुल आपने कहा दूसरा मुजफ्फरनगर बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बनाने में लगी है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप करने में लगी है। रोली जी, इसी डिबेट में देखिए कितने रोहित चहल साहब, ठीक है रोली जी, मैं आ रहा हूं। रोहित चहल साहब, देखिए मैं चाहता हूं कि कम से कम पॉइंट पर बात हो। अब हम मुजफ्फरनगर की बात करने लगेंगे, एनकाउंटर्स की बात करने लगेंगे, तो फिर हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर पाएंगे। रोली जी एक सेकंड मुझे दीजिएगा। मैं किस पे बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं ना? मैं बिल्कुल डिबेट में होगी साउथ जी। ठीक है रोहित जी एक सेकंड, रोहित जी एक सेकंड, रोहित जी अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो जवाब देने दीजिए ना। फिर आप क्यों नहीं बता? बुलंदशहर पर बात ही नहीं करेंगे। आपसे मैंने 2 बार 3 बार पूछा, आप अपना एक सेंटेंस कंप्लीट करके काउंटर्स पे आ रहे हैं। अरे तो ठीक नहीं है आप एक बात बताइए, अपराध के अंदर अगर कमी आती है और अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होती है और उसके खिलाफ तो 4 लोगों से ऊपर अब तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? एक बंदा, एक कलीदी मुल्जिम है, एक कलीदी मुल्जिम है, वो अपना वीडियो वायरल कर रहा है, आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। सर आप नहीं गिरफ्तार कर पा रहे ना, आपके हाथ में कानून है। रोहित चहल साहब क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? अपना काम करें, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपको सिर्फ यही बात कहनी है कि अखिलेश यादव को
एनकाउंटर से साउद दिक्कत जी, होती है मैं तो आप क्या उसी कह को रहा हूं? रिपीट साउद करते जी, रहिए, मेरी बात इसके आगे भी तो बढ़िए। अरे आप- इतनी देर से हम क्या बात कर रहे हैं? अरे पिछले 5 मुझे- मिनट से क्या हम बुलंदशहर पे बात कर रहे हैं? अरे मुझे अगर आप जूही जी बुलंदशहर अगर बीच में छोड़ disturb रोली ना जी एक करें- सेकंड, रोली जी, रोली जी प्लीज, रोली जी ना प्लीज। करें, रोली जी सॉरी जूही कह रहा हूँ, रोली जी अगर मुझे डिस्टर्ब ना करे मेरी बहन, तो मैं अपनी बात का जवाब दूंगा। बुलंदशहर अगर वो पे रखिए। पूछेंगे बुलंदशहर तो उसका पे उत्तर दीजिए। देना पड़ेगा। देखिए वहां पर किस तरीके से, अब मैं तो कहूंगा दिनेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही। वहां मैंने पे- देखिए, मैंने जो सवाल पूछा था ना, मैं उस सवाल का जवाब चाह रहा हूं कि वहां पर जो सर्कमस्टांसेस थे उसकी बात आई, साजिश की बात आई। आपके ही एक मंत्री कह रहे हैं वीएचपी, बजरंग दल, यहां तक कि बीजेपी का नाम ले रहे हैं, आरएसएस का नाम ले रहे हैं। आखिर क्यों? कोई वो जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब दीजिए सिर्फ। साउद जी मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं। देखिए पुलिस के ऊपर, पुलिस को आपको भरोसा करना पड़ेगा। पुलिस बिल्कुल है। अपना काम कर रही है। पुलिस के ऊपर आप एक तरफ तो कह रहे हैं भरोसा है, दूसरी तरफ आप पुलिस के ऊपर कह रहे हैं कि अरे पुलिस को अपना काम करने दीजिए ना, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कानून अपना काम कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं तो एक बात कह रहा हूं कि देखिए बहुत भरोसा बढ़िया है काम तभी कर तो रहे ये हैं। कहा जा रहा है साउद ना जी, कि मुझे आप काम जवाब करने देने दीजिए। दीजिए रोली जी जरा। पूरी बात आ जाए प्लीज। हाँ देखिए मैं वही कह रहा हूं, किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी से, और मैं तो कहता हूं समाजवादी के लोग भी होंगे ना तो बख्शने का काम नहीं करेंगे। योगेश राज को क्या और- शय दी गई? किसको? देखिए योगेश राज मैंने को? क्या कहा, कानून को अपना काम करने दीजिए। जो लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक आनंद है। कुमार जी उन्होंने कहा कि अभी तक किसी पार्टी के दिनेश जी, संलिप्तता नहीं पाई गई है बात उसके यही अंदर। हो रही कि काम करने दीजिए और कानून पर भरोसा रखिए। और हर एक आम शहरी को यूपी पुलिस पर, कानून पर भरोसा है, लेकिन क्या यह सवाल भी नहीं खड़ा होता है कि क्या वाकई काम करने दिया जा रहा है या फिर किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं? क्योंकि इससे पहले कुछ वाकयात भी सामने आए और इसको हमने देखा था। तो क्या इस मामले में भी कुछ ऐसा हो सकता है या फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है बाकी लोगों की गिरफ्तारी करने में? क्योंकि छापेमारी तो लगातार की थी पुलिस ने। देखिए मैं एक बात बता देता हूं कि ये यूपी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अब फेल हो चुकी है। ये बार बार कितना भी आप जोर से चीखें चिल्लाएं, कुछ नहीं होने वाला। सर वैसे तो आप पहले मुझे भी एक बात बताएं, फेल्योरिटी अब जाहिर हो justify चुकी है। नहीं करना चाहिए ना, पिछली बार ये हुआ तो अब ये हो रहा है। या तो जस्टिफाई करो, पहले इतने दंगे होते थे हम इतने कराएंगे। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जहां गोरक्षक की बात हम कुछ टाइम से देख रहे हैं, गोरक्षक कौन है ये लोग, कहां से आए हैं ये लोग बताइए? ये बीजेपी, आरएसएस और इन्हीं के तो लोग हैं, ये बीएसपी के। इन्होंने एक अपना ग्रुप बना रखा है। ये जाते हैं गोरक्षक के नाम पे किसी को कत्ल कर देते हैं। जब इनको पता था वो मुस्लिम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसी थोड़ी दूर पर जाके रूमर फैला दी कि वहां पे उसका गऊ का मांस मिला है शायद। उसके बाद तनाव भड़क गया। आप ये देखिए कितनी बड़ी प्लानिंग थी। मैं फिर भी कहता हूं कि हिंदू भाइयों ने भी, चाहे बेचारे जो शहीद हो गए हमारे इंस्पेक्टर साहब, हिंदुओं ने भी और मुस्लिम ने भी थोड़ी समझदारी करी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल था। मुझे इसको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। आज गो रक्षक जो बदमाशियां कर रहे हैं, ये काम पुलिस का रोकने का या गोरक्षकों का है? गोरक्षक गोली चलाएंगे वहां जाके। आता हूं रोहित चल साहब, ठीक है। तो क्या वाकई बुलंदशहर में किसी की बुलंद साजिश है? और अगर ऐसा है तो फिर वो कौन लोग हैं? साजिश का मकसद क्या था? ये तमाम सवाल हैं, हम जरा उसी का जवाब तलाशने की कोशिश करें। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। और रोली जी देखिए, बार बार साजिश की बात आ रही है और आज सीधे तौर पर डीजीपी ओपी सिंह साहब ने भी ये बात कही कि हाँ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस या एविडेंसेस मिल रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि ये सोची समझी प्लानिंग के तहत भी हुआ हो सकता है, ये किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो कौन हो सकता है इसके पीछे? साउद जी, मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगी कि रोहित बहल साहब मेरे बीच में बोले नहीं। आप भी मेरे बीच में मत बोलिएगा। ओपी सिंह साहब ने जब ये बात बोली, ठीक है, ये मुआहदा तय पाया गया। ठीक है, चलिए कम से कम रोली जी की बात शुरू हो जाए। ओपी सिंह साहब जी ने जब ये बात कही, सूबे के जो वर्दी के सबसे बड़े मुखिया है, डीजीपी जो होता है सबसे बड़ा मुखिया होता है, उन्होंने जब ये बात कही कि साजिश है, साजिश की बू आ रही है, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई राजनीतिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। साजिश की बू आ रही है या नहीं आ रही है, सबसे पहले आप बताएं कि कितनी गिरफ्तारी हुई। सबसे पहले ये बताएं कि एक अपराधी की इतनी ज्यादा हिम्मत और औकात हो गई कि वो अपने वीडियो वायरल कर रहा है और आप उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, वो मीडिया में अपने वीडियो दे रहा है। पुलिस क्यों फेल हुई? 100 नंबर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब बनाया था तो विश्व स्तरीय उसके तहत बनाया था। हर 3 किलोमीटर के बाद, 2 किलोमीटर के बाद 100 नंबर की गाड़ी थी जो वायरलेस से लेस होती थी। वो गाड़ियां सबसे ज्यादा 5 कालिदास मार्ग जो मुख्यमंत्री, फेलियर इसमें दिखाया गया है कि आज वो गाड़ियां तमंचे पे डिस्को कर रही हैं या उसमें बैठ करके पुलिस वाले शराब पी रहे हैं। ओपी सिंह जी को ये सोचना पड़ेगा कि पुलिस का रसूख क्या है, पहली बात। दूसरी बात ये कहना चाहती हूं मैं कि भाई आप लोग
गौरक्षक बोलना बंद कर दीजिए, अब इनको गौ गुंडे बोलना शुरू कर दीजिए। ये गौ गुंडे हैं, इनको संविधान को हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? इनको कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? इनको समाज में किसी भी आदमी को सरेआम मारने का अधिकार किसने दिया? और अगर गौ हमारी माता है तो इस मंच के माध्यम से कहूंगी कि पूरे राष्ट्र में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो कहीं बीफ बेचते हैं, गोवा में, केरला में बीफ बेचते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बीफ बेचते हैं, बाहर बीफ एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर दोगला चेहरा दिखाते हैं। ये बेहद शर्मनाक है। रोली जी का जवाब। आपको भी बीच में मेरे को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मैंने बड़े धैर्य से आपको सुना। पहली बात इन्होंने कहा, पहले तो यहां पर बैठ के तय कर लिया गया, मैं दिनेश जी को भी सुन रहा था, रोली जी को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने तय कर लिया कि ये लोग थे और यही थे, जज बन चुके हैं, सारा तय कर दिया। पुलिस की एफआईआर अगर पढ़ लेते तो शायद इनको ध्यान में आ जाता। एक बात। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात की, रोली जी ने कहा कि हम लोगों ने ये किया, हम लोगों ने वो किया। मैं बताता हूं 7,000 से ज्यादा दंगे इनके सरकार में हुए। सुन लीजिए, मेरे को बोलने दीजिए सर, सुन तो लीजिए। 6,500 से ज्यादा मर्डर, मैं बताता रहा हूं। अरे ये कह रही है, मैं बताता रहा हूं। तो उन्होंने भी नहीं किया, उन्होंने ओपी जी के स्टेटमेंट की बात की कि वो सियासी स्टेटमेंट देने की बात कर रहे थे, जवाबदेही नहीं दिख रही। आप एक बात बताइए, वो दंगे भी आप ही लोग करवाते थे। वो कौन है? अरे मैंने आपके बीच में कुछ बोला नहीं। भाजपा के विधायक करवाते थे वो दंगे भी। सच थोड़ा सा कड़वा है बहन, मेरी बहन, एबीवीपी के लोग, आप मेरी बहन देखिए, सेवा गौरक्षक इंटॉलरेंट क्यों हो रही है मेरी बहन? मेरी बहन इंटॉलरेंट मत कीजिए। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना। देखिए बीच में क्या बोला कि रोहित मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैंने नहीं किया। मेरी बहन मुझे डिस्टर्ब कर रही है। ये लोग दंगा स्पेशलिस्ट। अब आप अपनी बात में रहिए ना, फिर ठीक है। रोहित जी, अब आपने बात कही थी, अब यही तो अब आपके लिए तो गलत जा रहा है ना कि आप उनको नहीं बोलने दे रही हैं। रोहित जी की बात आ जाए, लेकिन रोहित जी नहीं, रोहित जी गलत स्टेटमेंट देंगे तो मैं बोलूंगी। बी ऑन द टॉपिक। मैंने आपके सारा झूठ सुना, आपके सारे गलत स्टेटमेंट सुनी, बट आप मुझे बोलने तो दीजिए। मुझे अपनी बात तो रखिए। अरे ये अधिकार है मेरा। देखिए वन ऑन वन नहीं सर, बोलने दीजिए, नहीं दीजिए, आप अपनी बात रखिए। रोली जी ठीक है, टॉलरेंट मत हुई है, ठीक है रोहित जी, लेकिन मुद्दे पर बात कीजिए सर। बुलंदशहर की बात कीजिए। मैंने एडीजी के बयान की बात पूछी है, मैंने गिरफ्तारियों की बात पूछी है, राजभर जी के स्टेटमेंट की बात पूछी है। अच्छी साहू जी बातें पूछी। देखिए आप आज सवाल किसके ऊपर उठा रहे हैं? एक तरफ तो एक पुलिस वाला शहीद हुआ है, और अगर कोई पुलिस वाला ये कहता है कि उसके अंदर, देखिए जांच कौन कर रहा है? रोली जी वहां बैठ के जांच कर रही हैं या दिनेश जी जांच? आप, मुझे लग रहा है आप ही जांच कर रहे हैं साहू जी। अरे वो कह रहे हैं, अगर उनके पास कुछ सबूत आए होंगे कि कोई साजिश वहां पे रची जा रही होगी तो उनको काम करने दीजिए ना। कानून अपना काम करेगा, कोर्ट अपना काम करेगा। आप क्यों यहां पर बैठ के जज बनने में लगे हैं? मैं तो ये बात कह रहा हूं, एक बात, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक बात देखिए, मैं तो एक बात कह रहा हूं, कानून को काम करना पड़ा। और ये गौ गुंडे रोली जी सच सुन लीजिए ना, हिंदू गुंडे अपना काम करेंगे। राजभर जी के बयान कैसे गुंडे हो गए आपके लिए? आपने ठेका दे दिया क्या? मुसलमानों की पार्टी बन गई आप। हिंदुओं कैसे, आप क्या कह रहे हैं? हिंदू गुंडे, हिंदू मुस्लिम करने वाले आप लोग हैं। मुसलमानों को तो मौत दे दिया, मुसलमानों भगवा के नाम पर गुंडे हैं। सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि भैया ये हिंदू भी इंसान है, ये हिंदू भी यहाँ के नागरिक हैं, इनको भी मुआवजा दे दो। कभी हाल है हिंदुओं का, कब तक आप हिंदुओं को दरकिनार करते रहेंगे? देखिए ये पूरा मामला कहते रहेंगे, ठीक है। रोली जी और रोहित साहब, ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। ठीक है, स्टॉप, ठीक है, होल्ड। रोहित जी और रोली जी, रोहित जी ठीक है, रोहित जी ठीक है, रोहित जी रोली जी ठीक है सर, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यहाँ पर ना करे बैठ करके। ठीक है रोली जी, एक सेकंड। रोली जी और रोहित साहब एक सेकंड, मैं आप दोनों के पास, सर मुझे डाउन करना पड़ेगा, सर आपको डाउन करना पड़ेगा आपकी ऑडियो। सर ऐसे बात नहीं हो पाएगी ना सर। एक सेकंड रोली जी, एक सेकंड प्लीज एक सेकंड। यहां पर हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। बुलंदशहर की आवाम ने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, अभी तक किसी सियासतदान ने सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम नहीं किया। यहां पर डिबेट में बैठ करके आप दोनों हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कम से कम इसको यहां बख्श दीजिए इस चीज को। मैं आऊंगा आप दोनों के पास, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। सीपाल जी, ठीक है, इनको शर्म माफी मांगनी पड़ेगी। इन्होंने सब हिंदुओं को गुंडा बोला है। हिंदुओं को कब बोल दिया उन्होंने? ऐसा कब बोल दिया उन्होंने? पाकिस्तान भेजने की बात, सर ये कब बोल दिया उन्होंने? ऐसा कब
बोल दिया? हिंदू गुंडा आपके रिकॉर्ड में बोला है, पूछिए, आप चलवाइए रिकॉर्ड। मैंने ऐसा नहीं सुना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर ऐसा बोला गया तो ये गलत है। ठीक है रोली जी, अपनी अपनी बातों को जस्टिफाई मत कीजिए, अपनी अपनी बातों को सिर्फ जस्टिफाई मत कीजिए। मैं आऊंगा आप दोनों के पास। सर प्लीज हिंदू मुस्लिम बंद कीजिए, हिंदू मुस्लिम बंद कीजिए सर। ठीक है रोली जी, ठीक है, मैं आऊंगा। रोली जी प्लीज, रोली जी ऐसे नहीं, आप दोनों को सिर्फ डिबेट करने को नहीं दे सकता मैं, आप दोनों को नहीं। ऐसा है, यहाँ डिबेट में और भी लोग हैं ना सर, और भी लोग हैं, मुझे उनके पास जाने दीजिए। सिपाल जी, अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में, सिपाल सर मैं आपके पास आ रहा हूं, इस पूरे मामले में जो भी कार्रवाई हुई है, एसआईटी की तश्कील हुई, उसके बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 2 एफआईआर दर्ज हुए, 27 लोगों के नाम है, 60 के नामालूम है। अब यह बताइए कि क्या 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद से अब तक सिर्फ जो बयानबाजी आ रही है या फिर डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, उसके भी जो कोई वजह हो सकती है? क्या कुछ ही घंटों के अंदर 4 लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं लेकिन बाकी लोग अभी भी लापता हैं? क्या वजह हो सकती है सर? मैं इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसको सारे केस को स्टडी करिए जी। सबसे पहले ये हादसा होने के बाद मैंने बताया है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खास तौर पर काउ विजिलेंस के ऊपर फ्लैश पॉइंट पहले भी बनते रहे, उस फ्लैश पॉइंट को लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं गए। अक्यूज के खिलाफ एक्शन उस वक्त उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। और अगर लीडर आकर हमारे जो एमपीज हैं वो करके आते हैं हादसा, काउ विजिलेंस वाले मार झाड़ के आते हैं, वो जेल में आते हैं, उसको हार पहनाने चले जाते हो, तो लोगों में दिमागी तौर पर एक असर हो गया कि इसमें कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो मर्जी हम कर लें, हम तो इनके साथ हैं, हमारे साथ है सारी गवर्नमेंट, हम कुछ भी कर सकते। सब तो पहले बात कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ढीला होना। हाँ, मैं आऊंगा इसके पास। देखिए ये एक बड़ी बात कह रहे हैं सिपाल जी। सिपाल जी ठीक है सर, अपनी बात पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। ये फील हुआ कि हम कुछ भी कर ले हमारे खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि हम उस पॉलिसी पे जा रहे हैं। एक मॉरल सपोर्ट मिल गया, एक तरीके से शह दी गई ऐसे लोगों को। ठीक है सर, इसके अलावा नंबर टू इस केस के अंदर 2 सवाल होते हैं। सबसे पहले ये सवाल है कि वहां पे बहुत ज्यादा हजूम इकट्ठा हुआ था, जो मुस्लिम नुमाइंदे थे, वो कोई इवेंट था वहां हो रहा था, इसको किसी ने मद्देनजर रखते हुए, हो सकता है किसी ने इनके कैरेक्टर्स लेकर। अब देखिए इसमें एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आप समझने सर, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सही में किसी ने काटा हो? ट्रैक्टर में कैरेक्टर्स ठीक है, मैं आ रहा हूं। वो ट्रैक्टर का फेस पुलिस की तरफ से आ रहा था, पुलिस स्टेशन की तरफ से। भैया अगर किसी ने कैरेक्टर्स किसी को स्लॉटर किया है और गलत करके वो पुलिस के स्टेशन की तरफ आएंगे, और आगे मॉब ने उसको रोका हुआ है, जो विजिलेंट ने। ठीक है, पूरी बात आ जाए। पुलिस स्टेशन में आने का देखिए कोई सियासी बात नहीं कर रहे, वो टेक्निकल पॉइंट की बात कर रहे हैं। मैं रोहित जी आऊंगा। ठीक है, आ रहा हूं। इनके जो कैरेक्टर्स हैं, जो इनके बॉडीज हैं, उनको एग्जामिन किया जाएगा तो पता चलेगा कि ये कब के हैं। ये क्या अभी स्लॉटर हुए थे उसी दिन कि 10 दिन पहले हुए थे कि कहीं से आए थे? ये तब जाके पता चलेगा कि कैरेक्टर्स कहां से आए, इसके पीछे क्या साजिश है। तीसरी बात, जो मेन अक्यूज है, जिसका नामजद अक्यूज है 23 आदमियों और के साथ, जो कि बजरंग दल का है, उसी को सबसे पहले खबर हुई। वो पुलिस स्टेशन में आके बताता है कि वहां पे आए हुए हैं, काउ स्लॉटर हो गया एकदम। तो उसको वो पहले भी इस चीजों में इन्वॉल्व रहा, पहले भी ये भी शक पैदा करता है। ठीक है, मैं आ रहा हूं, एक एक पॉइंट का जवाब दीजिएगा। शक की हदूद में ले आती है कि इसको शक की हदूद में आता है कि इसके पीछे हिंदू मुस्लिम फसाद कराने का कोई मुहिम तो नहीं था, कोई इरादा तो नहीं था। तो ये चीजें हैं। अब सवाल आया पुलिस इन्वेस्टिगेशन का। हाँ, जल्दी सर। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन के साथ उन्होंने 4 आदमी अरेस्ट किए। ठीक है। नामजद उन्होंने बहुत सारे कर दिए, हजूम को सारे नामजद किया हुआ है, लेकिन उसमें इसका नाम भी है जो बजरंग दल का है जी। उसकी गिरफ्तारी से पहले ही बजरंग दल के जो लीडर हैं और दूसरे लीडर है उसकी सफाई पेश कर रहे हैं। हाँ। ये जो चीजें हैं, इससे लॉ एंड ऑर्डर को जो है बहुत कमजोरी होती है, कमजोर होता है। ठीक है सर, मैं इस पर ये चारों पॉइंट पर जवाब ले लेता हूं, जल्दी से जवाब ले लेता हूं। रोहित साहब, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर है, ठीक है सर, मुझे ब्रेक पर भी जाना है, जल्दी से। मैं वो बात कंप्लीट होगी सर, जल्दी से। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेता हूं। सिपाल सर, मैं जवाब ले लेता हूं सर। शर्मनाक बात है कि उनका आदमी मारा गया। तो मेरे ख्याल में बातें कही, लेकिन ये इंक्वायरी जाएंगे जो पुलिस ये ने इन्वेस्टिगेशन कहा, आप ही ने कहा कि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि साजिश रचने की कोशिश थी। वहां पे 25-30 लाख जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे
वहां पर जिस तरीके की बात की गई, एक बात, दूसरी बात कि आज एक और वीडियो इसमें सामने आया है, उस वीडियो की भी यूपी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आपको पता होगा भी है सर, मेरे पास भी है, मैं भी दिखा देता हूं, पता है ना आपको उसके बारे में। तो उसमें भी अगर हम उस एंगल को लेकर चले जाए, किसने काटा, कैसे काटा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सर मुझे फिर तो बातें एकदम अलग हो जाएंगी। हम यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं और योगेश राज की बात कर रहे हैं। मेरे मुंह के अंदर शब्द तो डालने से कुछ होगा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डाल रहा हूं, मेरी आदत ही नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करूं। मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आपने मुझे सर ने बातें कही, देखिए जो बात वहां पर आई है ऑन ग्राउंड की, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पढ़ेंगे उस सारी एफआईआर को, सारी चीजों को, कि वहां पर रात को वहां पर काटी गई, गौ माता का वहां पर कत्ल किया गया, सुबह जब वो वहां पर किसके खेत में गए, वहां पर लोग जो थे, जो किसान थे, जो गुस्सा था जिन लोग हिंदुओं के अंदर, वो उनको लेकर थाने की तरफ गए। पहले उनको फोन किया गया, वहां पर वो आए, जो सुबोध जी थे, शहीद सुबोध जी वहां पर आते हैं, वो मुआयना करते हैं सारी चीजें, फिर लोगों के अंदर गुस्सा कि कोई भी कार्रवाई, जिनके नाम दिए थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद सुबोध जी ये थाने, अरे मेरे को ठीक है, मैं रोली जी पूरी बात देखे, पूरी बात आ जाए, रोली जी मुझे अपनी बात, मैं देख रहा हूँ कि क्या कह रहे हैं, मुझे रोली जी आपको सच बता, जल्दी से सर, ब्रेक पर लेकर जब गुस्सा लोगों के अंदर होता है कि कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उसको लेकर जब वहां पर जाते हैं, आप बार बार इसकी बात कर रहे हैं, उसने जाकर कंप्लेंट दी, अरे आपने सबको दोषी कर दिया, कोर्ट ने भी अभी दोषी नहीं किया उनको, लेकिन आपने तो सारे हिंदुओं को गुंडा बना दिया, अरे आपने तो हिंदुओं को गुंडा बना दिया। इन्होंने कहा, मुझे बोलने नहीं दे रहे, रोली जी इस तरीके से करेंगे, ये आप जो ये बात कह रही है ना, आपके लोगों का नाम आएगा बाद में, देखिएगा, पहले बात को आ जाए, फिर काउंटर हो रही है कि आप लोग जो माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं ना, कांग्रेस के साथ मिलकर देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, मुझे सामने आएगा, अपना काम करने दिया, किसी को बख्शा नहीं जाएगा रोली जी, लेकिन सीपाल सिंह को बख्शा नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये भी कही कि आखिर बजरंग दल के जिला कन्वीनर को ही सबसे पहले इसकी बात की खबर कैसे, अरे अगर कोई व्यक्ति कैसे वो जाता है और लेकर जाता है, थाने में लेकर जा रहे हैं, फरार क्यों है, पुलिस को जांच क्यों दीजिए साहब जी, फरार क्यों है, आप जज मत बनिए, मैं कोई जज नहीं बन रहा हूं सर, मैं पुलिस नहीं हूं, यहाँ पर काम कर रहा हूं, मुझे बताइए योगेश राज फरार क्यों रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं पुलिस को अपना काम करने दीजिए, फरार क्यों, जो भी दोषी होगा, ठीक है, आपने कहा, मैं पूछ रहा हूं, मैंने इतना पार्टी का होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। साहब, मैंने इतना पूछा, आप योगेश राज को डिफेंड कर रहे हैं ना, आपने डिफेंड किया ना अभी बैठ करके, योगेश राज को डिफेंड किया ना, योगेश राज फरार क्यों है बताइए फिर। मैंने कहा साहू जी, आपने डिफेंड किया सर, शब्द डालने की कोशिश, आपने अभी डिफेंड किया सर, योगेश राज को डिफेंड कर रहे हैं, मैं इतना पूछ रहा हूं फरार क्यों है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो अगर उसकी नियत सही थी तो फरार क्यों है, जो निर्दोष है उनको भी फंसाने का जो काम कर रहा है उसको भी नहीं फंसा किया जाएगा, जरूरी है, ऐसा ही होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, लेकिन इंसाफ होगा क्या, यही तो कहा, कोर्ट को तय करने दीजिए, कानून को तय करने दीजिए। ठीक है, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और दिनेश सर मैं आपके पास आऊंगा। देखिए यहां पर बात हमने ये देखी कि हिंदू मुस्लिम भी हो गया और यहां पर कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन असल में क्या वाकई पुलिस के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है? मैं इसलिए ये बार बार पूछ रहा हूं या फिर पूछने की जरूरत इसलिए महसूस कर रहा हूं क्योंकि कल हमने जब इस पूरे मामले को देखा कि 3 तारीख को ऐसा तशद्दुद हुआ तो बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुए, फौरन एफआईआर भी दर्ज हुई, रात में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, उसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, सब कुछ हमने देखा। पहले यह भी खबर आई कि योगेश राज गिरफ्तार है और ड्रामाई तौर पर यह खबर आती है बाद में कि नहीं योगेश राज अभी गिरफ्त से बाहर है और उसके बाद से अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं दिखता है। देखिए एक कहावत थी कि सैयां बहे कोतवाल तो डर काहे का। साफ दिख रहा है कि इन लोगों को जिन्होंने ये भी किया है इनको सरकार का समर्थन प्राप्त है। मैं उसको देख रहा था, योगी राज क्या नाम बता रहे थे, योगेश। लेकिन सर योगेश देखिए ये आज वीडियो जारी करके अपने आप को बेकसूर भी तो बता रहा है, डरा हुआ लग रहा है। नहीं कोई नहीं, ये सब इनका ड्रामेबाजी है, कोई किसी नहीं डर रहा। आज आप मुझे एक बात बताएं कि क्यों ये गौ रक्षक जो अभी रोहित जी ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, क्या गौ रक्षकों के मामले में नहीं करना पड़ा था? क्या प्रधानमंत्री खुद पीएम मोदी को कहना पड़ा कि भाई ये गौ रक्षक नहीं, ये गुंडे हैं? तो आप उनको क्यों डिफेंड कर रहे हैं जो कातिल लोग हैं? मैं तो कह रहा हूं जिसने भी ये काम किया है, चाहे उसमें कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने माहौल को खराब करने की कोशिश की, सबको पता था कि वहां मुस्लिम समुदाय का एक फंक्शन चल रहा है, कोई सभा थी इनकी वहां पे, उससे कुछ ही दूर पे अगर ये ऐसा काम हो जाता है तो बड़ा दुखदाई था। दूसरी बात रोहित जी ने अभी कहा कि जब सुबह उठ के किसान गए खेत में, उन्होंने देखा कि वो गौ मांस है। किसानों को कैसे पता लगा गौ मांस है?
हो सकता है कोई और तरह का मास्क भी हो सकता था। एकदम ये सर्टिफिकेट देना ये भी गलत था मेरे हिसाब से। और जब तक जांच पूरी नहीं हुई थी, और आज जो वीडियो आया कि कुंदन ने, और किसका नाम आ रहा है, कुंदन ने काटी, ऐसे किया वैसे किया। एसआईटी की बात है, हाँ। एसआईटी कहां की है जी सर? अगर एसआईटी भी यूपी की है ना, हमें तो पूरा शक है कि वो सही निष्पक्ष जांच नहीं करेगी। नहीं, अब तक तो रिपोर्ट भी आ जानी चाहिए। मेरे ख्याल से 48 घंटे का वक्त दिया था। मिलिट्री कमेटी अगर उसकी जांच करती है तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है, अदरवाइज इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि निष्पक्ष जांच होगी। रोहित साहब, देखिए, मैं बड़े ध्यान से इनको सुन रहा था, दिनेश जी को। दिनेश जी ने सारी अपनी बातें यहाँ पर कर दी। गौ रक्षकों को तो इन्होंने, हम तो एक बात बहुत क्लियर है यहाँ पे, साहू जी बहुत क्लियर है। देखिए, किसी भी जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी जिसने भी अपराध किया है उसको उसकी सजा मिलेगी और मिल रही है। मैंने, आप बार बार कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, देखिए कानून, अगर आप एनकाउंटर की बात करते हैं तो कानून के ही एनकाउंटर्स की बात वहां पर हो रही है। क्यों? जिस तरीके जो अपराधी हैं, इस तरीके अपराधियों के ऊपर ही कार्रवाई वहां पर हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक बात, गौ रक्षा की बात, देखिए आज गौ रक्षक तो सबसे बड़े राहुल गांधी जी बने हुए हैं। आज गौ कौन कह रहा है कि हम क्या कहते हैं? नहीं देखिए, लेकिन रोहित साहब, मैं एक बात, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है सर, बस कि अभी जो गौ रक्षकों को लेकर के, देखिए आपके और ओली जी में भी हॉट टॉक हो गई, लेकिन ये बात भी तो सही है कि खुद पीएम मोदी को भी सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि फर्जी गौ रक्षक भी बाजार में कह रहे हैं। कोई भी अगर कानून अपने हाथ में लेगा किसी भी उसके अंदर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग आपके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गए? कहीं ना कहीं पहले इसके नाम पर एक तरह से उनको शय मिली और अब वही लोग इतने ज्यादा दबंग हो गए हैं कि आपके भी कंट्रोल में नहीं और आपकी परेशानी का सबब बन रहा है। जो अपराधी है वो अपराधी है, चाहे वो कोई भी हो, उसको बख्शने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करेगी। 0% टॉलरेंस चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। एक चीज, वो कोई भी हो, एक बात। दूसरी बात, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यहां पर यह भी है कि किस तरीके से लगातार देश का माहौल खराब करने की कोशिश। आज सबसे बड़ी बात है कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करें, लेकिन लगातार जिस तरीके से, एक छोटा सा सवाल जल्दी से मुझे मेरा ले लीजिए। आप ये कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं, रोली जी एक सेकंड आ रहा हूं, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि इस पूरे मामले को आप बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से देख रहे हैं, मिनट टू मिनट आप इसकी अपडेट ले रहे हैं, आपने सारी एफआईआर की कॉपीज भी पढ़ी। मुझे इतना बता दीजिए कि कल से लेकर के पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या डेवलपमेंट आया है? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, पुलिस वो 3 लोग थे, आज 4 लोग हुए। एक बात, दूसरे 4 लोग थे, कल से ही 4 लोग हैं। तो लीजिए, देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर कहीं वीडियो की बात करें, वीडियो की बात करें जिसमें आपने कहा पुलिस इन्वेस्टिगेशन डेवलपमेंट कुंदन कह रहे हैं, मैं उसको अगर यूपी की भाषा में कहूं कि वो बच्चे कुछ और कह रहे थे, वो मुल्लन कह रहे थे, तो आप कहेंगे कि आप मैं वही तो कह रहा हूं, कोर्ट को, अरे उसकी फॉरेंसिक जांच होगी उस वीडियो की जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो मैं वो शब्द भी यहां लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप कुंदन नहीं, वो मुल्लन कह रहे थे और मैं ये बात नहीं कह रहा, तो इसलिए उसको जांच होने दीजिए। जांच जब होगी और जांच का जो रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी। वो मुझे, मैंने सारी वीडियोस देखे जिनकी आप बात कर रहे हैं, वायरल हो रही है कि आप मिनट टू मिनट अगर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो कल से लेकर के अब तक में पिछले 30 घंटे में यूपी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का डेवलपमेंट क्या है, अगर आप बता दें तो मैं आगे बढ़ूं। देखिए, पुलिस की, देखिए जो आपको इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट मिल रही है, मुझे भी इंटरनेट से थ्रू और जहां से भी जो रिपोर्ट्स हैं वो आ रही हैं, और मुझे जितना लगता है पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अगर नहीं करती तो एसआईटी गठित नहीं होती, कार्रवाई नहीं। अरे 4 लोग ऐसे ही गिरफ्तार हो गए, आप कह रहे हैं ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, ठोस जवाब नहीं आ पाया। कह रहे हैं जवाब आप नहीं आ पाया, मैं जो उम्मीद कर रहा था वो नहीं आ पाया। किसी को भी बख्शना नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी। रोली जी, इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल ही क्यों नजर आने लगता है अपोजिशन को? यही क्यों दिखने लगता है कि ये साजिश होगी, हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते होंगे? अगर चाहते तो फिर इस तरीके से वो थाने का घेराव नहीं करते, वहां पर जो एक बड़ा हुजूम था वहां पर जाते, कुछ और भी किया जा सकता था। प्लानिंग थी तो ये इंस्पेक्टर सुबोध को मारने की प्लानिंग नहीं होती। आपको ही क्यों हिंदू मुस्लिम दिख रहा है? साउथ जी, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच कह दो, अखबार भी तुम्हारा। आज ये स्थिति, आप मुझे, अच्छा मैं टेक्निकली आपको समझाती हूँ। इंट कहाँ गया? एक जगह पर जब कुछ दूर पर एक जलसा हो रहा था मुस्लिमों का, वहां तमाम पुलिस बल तैनात था, तमाम पुलिस बल। जैसा कि मैंने जो डीजी क्राइम बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर बोल रहे थे कि बड़ा पुलिस दल वहां पर तैनात था, तो उनके पास खबर क्यों नहीं पहुंची? अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो औंधे मुंह जो इंस्पेक्टर सुबोध है वो लेटे पड़े हुए हैं और आसपास कोई भी नहीं है, कोई, जबकि एक एसओ, एक इंस्पेक्टर लेवल का आदमी जब अपने थाने, मेरे सवाल का देखिए फिर आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपसे हिंदू मुस्लिम की बात आपसे पूछ रहा था कि आपको
हिंदू मुस्लिम क्यों नजर आ रहा है? मुस्लिम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, दंगा फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव सर पर है 2019 में। अरे मुजफ्फरनगर को याद कर लो, मुजफ्फरनगर का क्या हुआ था? भाई मुजफ्फरनगर में मुसलमान, आपने मुसलमानों को तो मुआवजा दे दिया था, लेकिन आपने हिंदुओं के बाद सोचा भी नहीं, हिंदुओं की सुख भी नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप क्यों करना पड़ता है? अरे कहा आप जल्दी से कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं फाइनल कंक्लूजन के लिए, फाइनल कमेंट के लिए जाऊंगा। ठीक है रोहित साहब और ओली जी, मैं ठीक है 30 सेकंड के लिए आप दोनों के पास आऊंगा। आपसे बड़ा दोगला दिनेश कौन सर, है? दिनेश सर जल्दी से, दिनेश जी देखिए, जल्दी। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि मैं आपके पास आया, मैं इस टाइम यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई ठीक चीज है, नहीं रोहित साहब। आने वो इसीलिए गए थे कि उनको पता था कि पुलिस ठीक से है, संरक्षण मैं मिलेगा। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, हुआ था सरकार के लोग थे। 1984 के अंदर ठीक है। दिल्ली के अंदर से ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने किया था। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर हुआ था 1992 के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर। अब तो राम राज्य 2003 में नहीं हुआ था। 2003 में नहीं हुआ था। अरे पहले 2003 में नहीं हुआ था। 2002 की बात कर रहे हैं। 2002 में नहीं हुआ था। अच्छी बात है, रोहित साहब, था रोहित साहब, हिंदुओं को जलाया गया था, मुझे फाइनल कमेंट के लिए सबके पास आना बच्चों है। को जलाया गया था ट्रेन के ठीक अंदर, है। 2 गोधरा के ठीक है। अंदर। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर रोहित हुआ साहब, था। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। और आपके कांग्रेस के आता हूं, लोग ठीक थे है। उसके अंदर। ठीक है, मैं आता हूं, मैं आप सबके पास आऊंगा। मैं 30 सेकंड के लिए आप सबके पास आ रहा हूं। ठीक है, मैं रोहित साहब, ठीक है, फाइनल कमेंट ले लीजिए। आप लोग के पास आऊंगा। रोहित जी, आप सबके पास आ रहा हूं, आप सबके पास आ रहा हूं। सर देखिए एक सेकंड, मैं वही तो कह रहा हूं कि सब कुछ पहले होता था, आज नहीं हो रहा है। अब राम राज्य आ गया है। ठीक है, अब तो राम राज्य है। ठीक है, मैं आता हूं। सिपाल जी, मैं 30 सेकंड के लिए आपके पास आ रहा हूं सर, कि बार बार ये बात कही जा रही कि लॉ एंड ऑर्डर की फेलियरिटी है, लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी दिखाई दे रही है? ऐसा लग रहा है कि उस फेलियरिटी के बाद अब कोप अप करने की कोशिश हो रही है और फिर सही से आगे जो है इस पूरे मामले को सही इन्वेस्टिगेशन के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। शाहिद मोहम्मद साहब जी सर। मैं कुछ कहूं? जी हाँ सर, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। जी शाहिद मोहम्मद साहब। जी सर, मैंने आपसे ही पूछा है। हाँ, मैं अर्ज ये कर रहा हूं। जी सर। हाँ, मैं अर्ज करता हूं। सबसे पहले एक स्पीकर ने, एक वक्ता ने ये कहा कि जो मुजरम है उनको सजा मिलेगी। भाई पहले सजा तो कोर्ट देगी, पहले मुजरमों को पकड़ने की कोशिश करिए, फिर इतना जितना देर होगा मुजरमों को पकड़ने में, उतना ही एविडेंस कम होती जाएगी। आपका वेपन ऑफ ऑफेंस कौन सा है? उसको वेपन ऑफ ऑफेंस जिससे मारा गया है, जिससे उसके ऊपर फायर किया जाए, वो ही खुर्द-बुर्द हो जाएगा। आप जितना भी इसको डिले करेंगे उतनी ही एविडेंस कम होती जाएगी। डिले हो रहा है, अगर ये एक बात पकड़ा भी जाता है सामने आ रही है, तो कोर्ट में छोड़ जाएगा। ठीक है सर, सर माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि दूसरी बात सर कि आपने अभी तक फोर्स एरिया का पूरा जायजा लेकर कितने वहां पे नाजायज आर्म्स हैं, ठीक है, उनको क्यों नहीं इकट्ठा किया? ठीक है सर, माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि हमारा पास अब वक्त नहीं है। मैं जल्दी से फाइनल कमेंट के लिए सबके पास जाऊं। दिनेश सर, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? वही बात है ना कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर फेल है और जैसा कि सिपाल जी कह रहे हैं कि जितना डिले होगा उतना ही ज्यादा दिक्कत होगी। डिले हो रहा है क्या? देखिए, बीजेपी कभी इन्वेस्टिगेशन किसी केस की नहीं करवाएगी, ना इन्होंने आज तक करवाया है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये कुछ भी कहें, एक दंगे से दूसरे दंगे को जस्टिफाई करना कि कांग्रेस के राज में होता था इसलिए हम आज इतना करवा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं। ठीक है रोली जी, बात वही है कि आप कह रहे हैं कि आपके पास नहीं आए और आपको वक्त नहीं दिया। आप जरा बताइए अपनी बात कि आखिर क्या ऐसी बात नजर आ रही है आपको कि जो आप कहना चाह रही, कह नहीं पा रही? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग कोई विकास नहीं कर रहे, कोई कार्य नहीं है इनके पास। बजरंगी को ये दलित बता देते हैं और बजरंग दल को ये महान देवता सिद्ध कर देते हैं, जो कहीं भी जाकर के, कहीं भी प्रेजेंट होकर के, प्रस्तुत होकर के कहीं भी हत्या कर सकते हैं, कहीं भी लूट कर सकते हैं, कहीं भी गौरक्षा के नाम पर लोगों को मार सकते हैं। 100 नंबर जो योजना हमने दी उनको इन्होंने ठस कर दिया, उस पर तमंचे पे डिस्को हो रहा है। पुलिस पूरी तरीके से बेलगाम है, कोई रसूख नहीं है। और जो सूबे का मुखिया है और सूबे का प्रधान मुखिया है वो निसंतान है और उसको संतान के सुख का पता ही नहीं है, इसलिए वो जाकर के कहीं प्रियंका की शादी रचा रहे हैं और कहीं जाकर लाइट एंड साउंड। ठीक है रोहित साहब, ठीक है, चलिए ये तो बातें हैं, लेकिन कम से कम जिम्मेदारी के तौर पर यह बात कि आखिर इंस्पेक्टर सुबोध को इंसाफ कब मिलेगा और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को लेकर के जो सिपाल जी ने भी सवाल खड़े किए कि डिले होगी तो दिक्कत होगी, डिले हो रही है क्या? देखिए साहू जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो भी दोषी हैं उनको बख्शने का काम नहीं किया जाएगा। और मेरा एक और आग्रह है इन सभी राजनीतिक पार्टियों से, कम किसी की मृत्यु हुई है उसके ऊपर राजनीति ना करें। बिल्कुल मैं एक बात कहूंगा। और रही बात उत्तर प्रदेश की, जहां तक की बात है विकास की, तो इनके टाइम में 5.8 समाजवादी टाइम में 5.8 जब अखिलेश जी ने किया था जीडीपी थी, और उसके बाद
3.8 पे पहुंच गई थी। एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.86 से और 1.6 पे पहुंच गई थी। आज 8% जीडीपी ग्रोथ है। उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, विनाश की तरफ ये लोग ले जाने के लिए हमेशा से लगे हैं, लेकिन बिल्कुल भी विनाश नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर एनकाउंटर लगातार हो रहे हैं। मैं कहता हूं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर वक्त अब खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन बात जब जिम्मेदारी की आती है तो जिम्मेदारी के साथ बात क्यों नहीं रखी जा रही है। और इस पूरे मामले में जो हम सवाल लेकर के इस बातचीत की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़े थे और जिन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो सवाल का जवाब दे पाए हमारे साथ हमारे जो पैनलिस्ट जुड़े हुए थे। आखिर इंस्पेक्टर सुबोध को कब मिलेगा इंसाफ? आखिर इसके पीछे अगर किसी की साजिश है तो वो साजिश करने वाला कौन था? ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। इसी के जवाब तलाशने की कोशिश अभी भी होनी चाहिए। आज का मुद्दा में बस इतना ही।